नमस्कार, मैं डॉक्टर जननारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर यम विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक तकनीकी क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके विषय में हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था। यानी जो ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोगों को शिक्षा के समय प्रयोग में लाया जाए, वही तकनीकी है। यह तकनीकी ना तो पूर्ण रूप में यांत्रिक है और ना ही यंत्र से रहित ही। अर्थात इसमें जो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का हम प्रयोग करते हैं, जो हम शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए, शिक्षा को आकर्षक और रुचिकर बच्चों के अस्त्रानुकूल बनाने के लिए तमाम ऐसी सामग्रियों का, सहायक सामग्रियों का शिक्षण के समय कक्षा में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा शिक्षण अधिगम बहुत ही सरल हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, बच्चों के लिए आकर्षक हो जाता है। इसलिए शिक्षक शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत अर्थात अपने कक्षा में संप्रेषण के समय, विचारों का आदान प्रदान करते समय, पाठ्य वस्तु का संचरण करते समय अगर वह नवीन तकनीकियों के विषय में अवगत है, जानता है, उसका प्रशिक्षण लिया है, तो निश्चित रूप से वह अपने छात्रों को बहुत ही सुंदर और सुगम रूप से अपनी विषय वस्तु को समझा सकता है और बच्चे उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए हम शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा, उसकी प्रकृति एवं प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में समझते हैं। पहले हम परिभाषा को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा क्या होती है? देखिए, शैक्षिक तकनीकी सीखने एवं सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। अर्थात कोई भी शिक्षा, कोई भी विषय वस्तु, वह किसके लिए है? छात्रों के लिए। छात्र उसको क्यों सीखें, उनकी उसकी अभिरुचि क्यों उत्पन्न हो, तो उसके लिए हमें ज्ञान विज्ञान के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करना आवश्यक है, जिससे उनके अंदर उस विषय वस्तु की महत्ता उपयोगिता परिलक्षित हो सके, उसको एक्सेप्ट कर सकें, ग्रहण कर सकें। इसीलिए जो ज्ञान विज्ञान की नई तकनीकियां हैं, उसका वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना, जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता, दक्षता का विकास एवं उसमें सुधार लाया जा सके। अर्थात जो हमारी परंपरागत शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन करने की आज महती आवश्यकता है। कारण हमें अगर अधिक से अधिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाना है, उसे रुचिकर बनाना है, अधिगम में बोध बनाना है, तो हमें निश्चित रूप से जो शैक्षिक तकनीकी है, जो उसके उपकरण हैं, उनको भी प्रयोग में लाना आवश्यक है। जैसे जियोमृत ने अपनी परिभाषा में इसको बताया हुआ है। अब दूसरा जो आता है तक्षशिला का माटो का, इनका कहना है कि शैक्षिक तकनीकी वह व्यवहारिक अध्ययन है जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शिक्षक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों या निर्देशकों का व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रिया को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना है। कहने का क्या है कि इनकी जो परिभाषा बता रही है कि जो भी शिक्षण के समय हमें आकर्षण या रुचिकर उसको बनाना है, जो सुविधाएं लेना है, उसमें हमें तमाम प्रकार की, जैसे शिक्षक का उद्देश्य क्या है, पाठ्य वस्तु कैसी है, उसमें शिक्षण सामग्री जो टीचिंग एड्स कैसे हैं, उसकी शिक्षण विधि मेथोडोलॉजी कैसी है, वातावरण, विद्यार्थियों व निर्देशकों का व्यवहार, माने किस वातावरण में, किस इन्वायरमेंट में शिक्षक या निर्देशक और छात्र बैठे हुए हैं, सीखने के लिए प्रेरित हैं, तैयार हैं। इस पर भी विशेष वह डिपेंड करता है, निर्धारित करता है। और उनके बीच में होने वाली जो अंतःक्रिया, इंटरएक्शन है, किसके? शिक्षक और छात्र के बीच में। क्योंकि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जब तक कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब तक ना तो छात्र पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे और ना अध्यापक पढ़ाने के लिए। इसलिए शिक्षक और छात्र के बीच जिस पाठ्यक्रम को लेकर के इंटरएक्शन चल रहा है, अंतःक्रिया चल रही है, उस पाठ्यक्रम को कितना अधिक सरल
और बोधगम्य बनाया जाए, यह भी तकनीकी की ही देन है कि जो तमाम प्रकार के आज श्रव्य दृश्य उपकरणों का उपयोग करके, उसका आविष्कार करके, अन्वेषण करके आज हमें प्रदान किया है, जिसके आधार पर तमाम स्मार्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं, OHP का प्रयोग किया जा रहा है, स्लाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, और हम DD अर्थात दूरदर्शन के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा, एजुकेशनल सैटेलाइट के द्वारा हम घर बैठे तमाम प्रकार की शिक्षाओं को अभिमित करने में आज सक्षम हो चुके हैं। अगली परिभाषा लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सुमित्रा ने कहा है कि शैक्षिक तकनीकी में उन समस्त प्रविधियों, संसाधनों को समाहित किया जा सकता है जिसके द्वारा हमारी शिक्षा की गतिविधि, प्रशिक्षण की गतिविधि वह बहुत ही उपयोगी होती है, बच्चों के लिए आकर्षक होती है, उन्नत होती है, उनके स्तर के अनुकूल होती है, जो बच्चों में एक प्रकार से मोटिवेट करने की क्षमता रखती है। इसलिए हमें ज्ञान के सृजन के लिए, बच्चों को सरल रूप से इस चीज़ को समझाने के लिए हमें नवीन विधियों का, जिसने विज्ञान ने आविष्कार के रूप में हमें प्रदान किया है, उसको उपयोग में लाने की कला को सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अब आती है बात कि जो परिभाषा है इससे निकला क्या। हम देखते हैं जो शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा है उसमें यही आ रहा है कि जो ज्ञान विज्ञान की देन है, जो नवीन अन्वेषण है, जो शोध हैं, उनके आधार पर हम शिक्षा में आज अगर परिवर्तन करने के लिए उत्सुक हैं तो निश्चित रूप से उस विज्ञान की ही देन है कि जो आज इस तकनीकी को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम हो रही है। तो कक्षा में, चाहे वह छोटी कक्षा हो या बड़ी कक्षा हो, समस्त प्रकार के छात्रों के लिए रुचिकर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नितांत आवश्यक हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति या नेचर क्या है, अर्थात शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति कैसी होती है। तो आपने पहले ही देखा, इसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से बता रही है कि इसमें ज्ञान विज्ञान की नवीन जो शाखाएं हैं, जो आविष्कार हैं, जो अनुसंधान हैं, उनका प्रयोग करना, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से उसकी ज्ञान विज्ञान की चीज़ों के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हम शिक्षा में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह वैज्ञानिक है। लेकिन उन संसाधनों का, उन उपकरणों का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में जैसे भी हो, उनका हम विविध रूप से प्रदर्शन करते हैं, इसलिए यह क्या है, कलात्मक है। इसलिए देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने के कारण वैज्ञानिक है एवं उसका विविध रूपों में कलात्मक प्रदर्शन करने के कारण यह कलात्मक है। इस तरह से शैक्षिक तकनीकी की जो प्रकृति है, नेचर है, वह कैसा है, वह निश्चित रूप से विज्ञान और कला दोनों है। अर्थात वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रयोग करने के कारण, उपकरणों का प्रयोग करने के कारण वैज्ञानिक है। विज्ञान की एक मूल जो विशेषता होती है, उसके द्वारा बनाए गए उपकरणों को चाहे जो जिस भी दशा में उपयोग करता है, उसके रिजल्टों में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए तकनीकी जो शिक्षा के लिए बनाई गई है, जो उसके उपाय बनाए गए हैं, उसका चाहे हम प्रयोग करें या कोई भी प्रयोग करे, उसमें किसी प्रकार का अंतर आने वाला नहीं है। इसीलिए सबके लिए सुगम हो जाता है। फिर उसका प्रदर्शन, कला क्यों होती है, क्योंकि कला का अभिप्राय है कि हम विविध प्रकार से किसी वस्तु का प्रदर्शन कर सकें, उसका अभिनय कर सकें, उसको दिखा सकें, लोगों को समझा सकें, चाहे वह श्रव्य हो, चाहे वह दृश्य रूप में हो, चाहे श्रव्य दृश्य दोनों के रूप में हो। तमाम प्रकार के, जैसे आजकल हमारे पास ऑडियो क्लिप्स आते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे वीडियोज आते हैं जिसमें आप देखते होंगे, जैसे दूरदर्शन है, घर बैठे आप सब कुछ देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को, इस प्रकार के उपकरणों को, इस प्रकार की तकनीकी को शिक्षा में लाना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि यह विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एप्लीकेशन ऑफ ईटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए कई कारक दिए हुए हैं। राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, शैक्षिक एजुकेशनल फैक्टर्स होते हैं, आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, सोशल एंड कल्चरल, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल। इतने फैक्टर्स होते हैं जो हमारे शिक्षा
शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करते हैं। आइए हम दूसरे चार्ट का सहारा लेते हैं। इसमें देखें प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षिप्त रूप से इनका दिग्दर्शन किया गया है, मार्गदर्शन किया गया है, दिखाया गया है प्रदर्शन के द्वारा। अब आप देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक में जैसे राजनीतिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का अभिप्राय है कि राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों, राजनीतिक नीतियों, वैज्ञानिक अन्वेषणों एवं राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित, अर्थात जिस देश की राजनीतिक इच्छा, दृढ़ शक्ति जितनी ही मजबूत होती है और शिक्षा के क्षेत्र में जितने नए अभिनव अनुसंधान होते हैं, तकनीकों का प्रयोग होता है, वह देश ही उतना ही समृद्ध होता है, उतना ही ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी होता है। इसीलिए तकनीकी राजनीतिक विल पावर पर डिपेंड करती है। अगर किसी देश की सत्ता, शासक, उसके राजनेता अगर इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं, लालायित हैं, उत्सुक हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह उत्तम होनी चाहिए, नवीन विधियों से होनी चाहिए, नई तकनीकियों के द्वारा होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस देश में तकनीकी का विकास होना संभव है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसका अभिप्राय क्या होता है, मनोविज्ञान किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। देखिए शिक्षकों, छात्रों तथा विद्यालयों, तीन चीजें हैं, शिक्षक, छात्र और विद्यालय, इन तीनों की रुचि, स्तर, प्रवृत्ति आदि का समावेश होता है। मनोवैज्ञानिक फैक्टर में जो अगर हम देखें तो उसमें तीन चीजें मूल रूप से आती हैं, शिक्षक आता है, छात्र आता है और विद्यालय आता है। अगर विद्यालय ने समस्त प्रकार की तकनीकियों से संबंधित जो भी हमारे पास उपकरण शिक्षा संबंधित अगर उसको व्यवस्थित किया है, उसकी व्यवस्था शिक्षक को दिया है, प्रशिक्षण दिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनकी रुचि, बच्चों का जो स्तर है उसके अनुकूल उनकी प्रवृत्ति को, उनकी रुचि अभिरुचि को लाने का, प्रवेश कराने का माध्यम शिक्षक बन सकता है। विद्यालय इन चीज़ों को देख करके ऐसे शिक्षकों को आकर्षित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। शिक्षक तकनीकी का प्रयोग करके अपने छात्रों को अनुभव गम्य या अधिगम गम्य बना सकते हैं, जिससे शिक्षकों की प्रेरणा, जो उनका मोटिवेशन छात्रों के प्रति है, वह इस तकनीकी के द्वारा और अधिक बढ़ सकता है। सीखने सिखाने की इच्छा, जो टीचिंग लर्निंग विलिंग है, एस्पिरेशन है, वह भी सुदृढ़ हो सकती है और छात्रों का ध्यान, उनकी विषय वस्तु के प्रति रुचि, उसमें उनकी अभिरुचि, विशेष इच्छा एवं अवृत्ति, उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स का प्राय होता है कि हम विद्यालय में ऐसी व्यवस्था दें, ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण दें कि जो आने वाले सीखने वाले अपने छात्रों को अच्छी तरह से उस विषय वस्तु को सरल एवं आकर्षक रूप से प्रस्तुत कर सकें, उसको रुचिकर बना सकें, जिससे बच्चों के मन में, समाज के मन में एक प्रकार की धारणा बन जाए कि इस विद्यालय में तमाम प्रकार के नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षक उस रूप में प्रशिक्षित हैं, अपने छात्रों को वे अच्छी तरह से सिखा सकने में समर्थ हैं। ऐसी धारणा जब बन जाती है तो उस विद्यालय का, उस शिक्षक का और उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की रुचि, इच्छा इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है और उसके प्रति वे निश्चित रूप से आस्थावान बन जाते हैं। इसी तरह से शैक्षिक एजुकेशनल कारक में होता है शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण, नवीन प्रयोग, परिष्करण, अन्वेषण, तकनीक की शिक्षा को प्रभावकारी बना सकते हैं। कहने का प्राय है अगर शिक्षक इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी से परिचित है, उसके विषय में जानता है, उसके विषय में सीखा है, उसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से वह नवीन तकनीकियों को प्रयोग में ला करके अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। छात्रों के लिए वह मुग्ध बन सकता है। आर्थिक कारक अगला लेते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? कहा जाता है कि तकनीकी के प्रयोग, अन्वेषण की ऋण धन है, बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। आज आप देखेंगे तमाम विद्यालय धन के अभाव में तकनीकी अर्थात जो टेक्नोलॉजी है, जो शिक्षा के नए नए यंत्र हैं, उपकरण हैं, उसको लाने में असमर्थ हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर हमारे पास धन की व्यवस्था अच्छी है, देश के पास धन की व्यवस्था है, सुदृढ़ है,
वह ऐसे विद्यालयों को धन प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर नए उपकरणों को खरीदा जा सकता है, उसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से यह धन भी उन तकनीकियों को लाने में मददगार साबित हो सकता है, जिसके द्वारा हम अपने इस विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा को बिल्कुल अनुकूल कर सकते हैं। आइए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इस पर नजर डालते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सब प्राय क्या है? जैसा समाज वैसी संस्कृति, अर्थात समाज जो होता है शिक्षा का दर्पण होता है। जैसी शिक्षा होती है जिस समाज में, उसी प्रकार की संस्कृति, वहाँ पर रहन सहन, बोल भाषा, खान पान, बात व्यवहार सब कुछ देखने को मिलता है। इसलिए समाज जैसा होगा वहाँ के लोगों की संस्कृति भी वैसी होगी। तकनीकी के प्रति सामाजिक जागरूकता, वांछित नेतृत्व, अगर समाज भी जागरूक है तो निश्चित रूप से वह अवेयरनेस जागरूकता को लाएगा, अपने समाज में लाएगा, समाज में रहने वाले बच्चों को प्रभावित करेगा और उसके द्वारा विद्यालय प्रभावित होगा। उसका वांछित नेतृत्व अगर सुगम है तो निश्चित रूप से समस्त लोग इस तकनीकी के नए आयाम को प्रयोग में लाने के लिए लालायित होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जो इच्छा है अगर वो अच्छी है तो हम इन नई तकनीकियों का प्रयोग करके शिक्षा को बहुत ही सुगम और सरल आकर्षक बना सकते हैं। अंतिम फैक्टर है टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी को नवीन तकनीकी आविष्कारों, उनके प्रयोगों से अवगत कराकर उनमें वांछित परिवर्तन, संशोधन, परिमार्जन करना। इसका अभिप्राय होता है जो भी टेक्नोलॉजी है केवल अगर वो यंत्रवत ही है, रखी हुई है, तो उसका शैक्षिक वातावरण कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक शैक्षिक संदर्भ में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसका हम प्रशिक्षण नहीं देते हैं, इसके लिए हम लैब की व्यवस्था नहीं करते हैं, उसके लिए अच्छा वातावरण नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे समस्त बनाए हुई तकनीकियां निष्प्रयोज्य हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी तकनीकी अगर अच्छी है, उसका हम प्रयोग में ला रहे हैं, उसके द्वारा बच्चों को सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कारक हैं ये शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस तरह से अगर आज का यह पाठ तकनीकी, उसकी परिभाषा, प्रकृति और प्रभावित करने वाले कारक के विषय में अगर व्याख्यान अच्छा लगा हो, रुचिकर लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकॉन बटन को दबाएं।